हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे ऑनलाइन क्लासेस में। तो जैसे कि दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए जो भी पार्टनरशिप से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हो सकते हैं और आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है या इंपॉर्टेंट है, उन सभी को मैं डिस्कस करूंगा और ये सीरीज में लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। और कंप्लीटली जितने भी क्वेश्चन होंगे वो पूरे मैं करवाऊंगा और ये हो सकता है 2 या 3 पार्ट हो सकते हैं, या मैं कोशिश करूंगा कि लॉन्ग वीडियो भी हो सकती है। चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं आज का पहले क्वेश्चन से। जो पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन में दिख रहा है वो ये है कि कौन साझेदारी की विशेषता नहीं है, यानी कौन सा एक पार्टनरशिप का फीचर नहीं है, ये हमें बताना है। तो हम लोग देखेंगे, पहला ऑप्शन है इसमें समझौता या एग्रीमेंट, फिर है प्रॉफिट से जो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है, फिर लिमिटेड लायबिलिटी है, 2 और मोर देन 2 पर्सन्स, यानी दोस्तों 2 या 2 से अधिक व्यक्ति। तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि कौन सा जो पार्टनर्स हैं, पार्टनरशिप होती है उसकी कौन सी एक विशेषता नहीं है या उसका कौन सा एक फीचर्स नहीं है। तो आप लोग को पता है एग्रीमेंट एक बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो एग्रीमेंट बिना एग्रीमेंट के, वैसे हालांकि एग्रीमेंट जो है बिना एग्रीमेंट की भी पार्टनरशिप होती है, लेकिन एग्रीमेंट एक एलिमेंट होता है हमारा किसका, पार्टनरशिप का। दूसरा बात करें कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अब शेयरिंग रेशियो तो है होना ही है, क्यों, जब पार्टनरशिप करेंगे तो प्रॉफिट शेयर तो होना ही है, तो ये भी एक उसका एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब बात करते हैं लिमिटेड लायबिलिटी, फिर बात करते हैं आप लोगों का 2 या 2 से अधिक। तो आप लोगों को पता है मिनिमम जब तक 2 लोग नहीं होते हैं तब तक हमारी पार्टनरशिप हम बनेगी नहीं, तो मिनिमम 2 लोग तो होने ही चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम भी बोल रहा है, मैक्सिमम आप लोगों को पता है आज की डेट में मैक्सिमम कितने हैं, मैंने इससे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों से, ये सारे पॉइंट डिस्कस कर चुका हूँ। आप लोगों को पता है मैक्सिमम आज की डेट में कितने हैं, 50 आप लोगों के मैक्सिमम है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लिमिटेड लायबिलिटी। आप लोगों को पता है 2008 में, यानी 2008 में आप लोगों को पता है एलएलपी जिसे हम लोग बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म अलग कर दी गई है, जिसमें लिमिटेड लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी के संबंध में हमने पहले चर्चा कर रखी है, हमारा जो लेक्चर चल रहे हैं उसमें हमने डिटेल में जान रखा है इसके बारे में। लायबिलिटी में 2 टाइप से हम लोग, लिमिटेड और अनलिमिटेड। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है, लायबिलिटी क्या होती है, हम लोगों ने उसमें बता रखा है आप लोगों को। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन में, वो ये है कि ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर्स एनी इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इन इज क्रेडिट टू, यानी दोस्तों जब नया साझेदार प्रवेश करता है तो जो भवन के मूल्य में हुई किसी भी प्रकार की वृद्धि को क्रेडिट किया जाता है। तो किसे क्रेडिट किया जाएगा, अगर मान लो कि न्यू पार्टनर आ रखा है बिजनेस में और उस समय हमने रिवैल्यूएशन करते हैं हम लोग अपने एसेट की, लायबिलिटी की, सभी चीज़ों का, क्योंकि जब नया पार्टनर आता है तो उससे सब चीज़ें हमें शेयर करना पड़ता है और फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, वो सारी चीज़ें शेयर करेंगे सभी पार्टनर्स मिलके। तो इस पॉइंट में हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि जब हम रिवैल्यूएशन करने के बाद अगर किसी बिल्डिंग का जो वैल्यू होगी वो अगर इंक्रीज होगी तो उसे हम लोग किस अकाउंट में डालेंगे, ये हमें बताना है। तो आप लोगों को पता है कि जब भी पार्टनरशिप फर्म बनती है तो जनरली फाइनल अकाउंट तो आप लोगों को पता है प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, ये सारी चीज़ें तो बनती है, बैलेंस शीट, ये सभी चीज़ें तो बनती है। लेकिन जब पार्टनरशिप अकाउंट बनता है तो आप लोगों को पता है यहाँ पे आप लोगों का कौन सा अकाउंट बनता है, आप लोगों को पता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, ठीक है, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर को आप लोग याद रखेंगे, जब न्यू पार्टनर्स आएगा तो फिर सभी चीज़ें शेयर होती हैं सभी पार्टनरों के बीच में। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के पूंजी खातों में हम उसे डालेंगे। तो अब बात करते हैं क्रेडिट करेंगे उसको, जो भी हमारा एक्सेस होगा, जो भी वृद्धि हुई होगी उसको। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं कि इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई होती है या कोई भी एग्रीमेंट नहीं किया जाता है तो वहां पर को बोल रहा है द अलाउएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट विल बी, यानी दोस्तों जब कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हो, कोई भी एग्रीमेंट नहीं बना हो, जब भी कोई एग्रीमेंट नहीं बना है तो उस केसेस में जो भी इंटरेस्ट का जो रेट होता है वो क्या होगा, ये हमें बताना है। तो आप लोगों को पता है जब भी पार्टनरशिप डीड नहीं बनी होती है तो उसमें जो लोन लिया होता है पार्टनर से, तो उस पर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों का ईयरली 6% होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। कभी कभी आप लोगों को कंफ्यूजन करने के लिए वो मंथली पूछ लेता है, तो मंथली में आप लोगों को पता है अगर 6% अगर ईयरली है तो मंथली आप लोगों का 0.5 या फिर 1/2% हो जाएगा, आप लोग का याद रखेंगे 0.5 हो जाएगा, ये याद रखेंगे 0.5, ठीक, 0.5% मंथली हो जाएगा आप लोगों का। थोड़ा सा आप लोग ध्यान लगाएंगे क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन पूछ चुका है, तो आप लोग याद रखेंगे। अदरवाइज दोस्तों जब
जब अगर पार्टनरशिप डीड बनी होगी तो उस समय तो अगर कोई भी लोन लिया होगा, किसी पार्टनर ने लोन दिया होगा फर्म को, तो उस समय तो मेंशन किया होगा डीड में कि अगर कभी कोई लोन देता है तो उसे किस प्रकार से हम लोग इंटरेस्ट पे करेंगे, तो वो डीड में दिया होता है। जब डीड नहीं दी बने, डीड में नहीं मेंशन होता है या डीड नहीं बनाई होती है, तो उस समय 6% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे आप लोग। और चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन भी सेम ही है। फिर अगला है आप लोगों का, देख सकते हैं आप लोग, चालू खाता है यानी करंट अकाउंट है, इसमें से करंट अकाउंट का नेचर बताना है। तो याद रखेंगे करंट अकाउंट हमारा एक पर्सनल अकाउंट होता है, इसको याद कर लीजिएगा। करंट अकाउंट हो या फिर बात करें आप लोगों का कैपिटल अकाउंट हो। वैसे दोस्तों याद रखें, जो भी करंट अकाउंट होता है और जो भी आप लोगों का कैपिटल अकाउंट होता है, हम लोग ट्रीट तो उसे कैसे करते हैं, हम नॉमिनल अकाउंट की तरह ट्रीट करते हैं। लेकिन ये रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं, ये पार्टनर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि पार्टनर्स का करंट अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पार्टनर कौन होते हैं, फर्म के ऑनर होते हैं, और ऑनर को कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, एक व्यक्तिगत खाते के रूप में हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट के रूप में। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, चल या परिवर्तनशील विधि से साझेदारों की पूंजी खाते का ब्याज क्रेडिट किया जाता है, यानी द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड इज टू बी क्रेडिटेड टू। तो दोस्तों आप लोगों को पता है यहाँ पे को जब कैपिटल अकाउंट बनता है, और कैपिटल अकाउंट दो मेथड से बनता है। चलिए मैं एक बार जल्दी से डिस्कस कर देता हूँ, आप लोगों को याद भी दिला देता हूँ। हालांकि हम लोगों ने चैप्टर किया था तब हम लोगों ने जाना था कि जब जो भी हमारे कैपिटल अकाउंट दो मेथड से हमारे अकाउंट्स जो बनते हैं, एक आप लोगों की फिक्स मेथड से या एक आप लोग का फ्लक्चुएटिंग मेथड से। जब फिक्स मेथड से बनता है तो आपके अकाउंट्स में क्या होता है, आपके अकाउंट्स में दो अकाउंट आप लोगों के बनते हैं, कैपिटल अकाउंट और एक आप लोगों का कौन सा, एक आप लोगों का करंट अकाउंट। लेकिन जब फ्लक्चुएटिंग अकाउंट बनता है तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनता है। तो इसी समय ये बोल रहा है परिवर्तनशील विधि से, यानी फ्लक्चुएटिंग अकाउंट के समय जो भी क्रेडिट जो पूंजी खाते पे जो ब्याज क्रेडिट किया जाता है, तो वो मतलब वो कौन सा ब्याज क्रेडिट किया जाता है, ये यहाँ पे बताना है आप लोगों को। चल एक बार फिर से देख लेते हैं, साझेदारों की पूंजी खाते में ब्याज क्रेडिट किया जाता है। तो ब्याज क्रेडिट किया जाता है कौन से खाते में किया जाता है, तो यहाँ पर को आप लोगों के देखेंगे आप लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अच्छा एक चीज और भी समझेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लाभ हानि खाता दे रखा है और इंटरेस्ट अकाउंट दे रखा है। तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे कि जो फाइनल अकाउंट बनते हैं ना पार्टनर्स के, वहां पर कोई एक तो आप लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, एक आप लोगों का कैपिटल अकाउंट, एक आप लोगों का करंट अकाउंट। तो ये चीजें रहती हैं। लेकिन जब फ्लक्चुएटिंग अकाउंट होता है, मैंने अभी बात करी आप लोगों से, जब फ्लक्चुएटिंग अकाउंट होता है तो उस समय आप वहां पर को सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनता है। जब फिक्स मेथड से बना रहे होंगे तो आप लोग के दो अकाउंट बनेंगे। ठीक है, बाकी प्रॉफिट एंड लॉस ये तो सारी चीजें पार्टनर जब हम एप्रोप्रिएशन से पहले की पॉइंट्स हैं सारे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन में, साझेदारों का चालू खाता हमेशा होगा, यानी करंट अकाउंट का जो शेष होता है दोस्तों, बैलेंस होता है, वो किस प्रकार का होगा, पार्टनर्स विल बी ऑलवेज हैव। तो यानी दोस्तों साझेदारों का जो खाता, जो चालू खाता होता है वो किस प्रकार का होता है, करंट अकाउंट होता है, उसका बैलेंस किस प्रकार का बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, या फिर बात करें दोनों में से कोई भी हो सकता है, या फिर बात करें हम लोग क्या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग एक बात याद रखेंगे, जो भी करंट अकाउंट होता है, करंट अकाउंट यानी जो भी आप लोगों का करंट अकाउंट है, यानी करंट अकाउंट जो भी है आप लोगों का, वहां पर कोई बैलेंस आप लोगों का डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, ये आप लोग याद रखेंगे। लेकिन अगर यहां पर कोई क्वेश्चन होता किसका, यहां पे क्वेश्चन होता आप लोगों के सामने कैपिटल अकाउंट का, तो कैपिटल अकाउंट में आप लोगों को पता है जनरली कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो कैसा होता है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, हो सकता है कि आगे का क्वेश्चन आएगा तो भी आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी। तो वहां पर को जो बैलेंस होता है कैपिटल अकाउंट का, वो होता है आप लोगों का जनरली क्रेडिट बैलेंस होता है, जनरली क्रेडिट बैलेंस होता है, याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, साझेदारी अनुबंध बनाना यानी प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये क्या है, कंपलसरी है, वॉलेंट्री है, या फिर अनिवार्य अंशतः यानी पार्टली कंपलसरी है। फिर बात करते हैं आप लोग नॉन ऑफ दिस। तो दोस्तों आप लोगों को पता है जो भी पार्टनरशिप जब भी फॉर्म बनती है, हम लोगों ने पार्टनरशिप के फीचर्स जाने थे। फीचर्स में हम लोगों ने अच्छे से जाना था कि जो भी पार्टनरशिप डीड होती है, चाहे उनका रजिस्ट्रेशन हो, रजिस्ट्रेशन भी अगर आता है, यहाँ पे एक चीज और ऐड कर लीजिएगा, चाहे रजिस्ट्रेशन हो चाहे उनका एग्रीमेंट हो, वो लोग के लिए क्या होता है, वो वॉलेंट्री होता है। वॉलेंट्री मतलब ऐच्छिक होता है, ऐच्छिक होता है, वो बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते, उन पे डिपेंड करता है पार्टनरशिप कैसी है। लेकिन जनरली
पार्टनरशिप में ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। कौन कौन सी? जो भी एग्रीमेंट होता है वो बनाई जाती हैं, और जो भी रजिस्ट्रेशन होता है उनका रजिस्ट्रेशन वो करते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि इन फ्यूचर केसेस में अगर मान लो अगर कोई मतभेद होते हैं तो वो लीगली ये काम आते हैं आप लोग के। सारी चीज़ें, चाहे एग्रीमेंट हो, चाहे आप लोगों का रजिस्ट्रेशन हो, ये सारी चीज़ें आप लोगों के कानूनी रूप से जरूरी होती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के सामने, यहाँ पे बोला है ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर्स, जब एक नए पार्टनर का क्या होता है, प्रवेश होता है, तो वहां पे को रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी इज टू बी मेड फॉर द, यानी दोस्तों जब नए साझेदार का प्रवेश होता है संपत्ति और दायित्व का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। तो यहाँ पर एक जनरली आप लोगों को सेंस बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा बेटर है। पुराने साझेदारों के हितों के लिए यानी बेनिफिट फॉर ऑल ओल्ड पार्टनर, बेनिफिट ऑफ न्यू पार्टनर, नए साझेदार के लिए फायदा या फिर लाभ बात करें। फिर म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ ओल्ड एंड न्यू पार्टनर्स, यानी बात करें हम लोग नए और पुराने साझेदारों की पारस्परिक लाभ के लिए, या फिर बात करें बेनिफिट ऑफ ओल्ड पार्टनर हु आर सैक्रिफाइसिंग, या उन पार्टनर्स के लिए जो उन पुराने साझेदारों के लिए, उनके हित के लिए जो त्याग करते हैं उनके लिए। तो दोस्तों याद रखेंगे जब भी रिवैल्यूएशन होता है ना, तो रिवैल्यूएशन क्यों करते हैं हम लोग? रिवैल्यूएशन इसलिए करते हैं कि जब नया पार्टनर आता है, अब हमें शेयरिंग उसके साथ करनी है नए पार्टनर के साथ, तो जब शेयरिंग उसके साथ करनी है तो इसलिए उसको भी ज्यादा प्रॉफिट और किसी को ज्यादा प्रॉफिट, किसी को ज्यादा नुकसान ना हो, तो इसीलिए हम लोग सभी चीजों का रिवैल्यूएशन करते हैं। और हमारा जब नए पार्टनर आता है, देखिए जो है हमारे फर्म तो क्या होती है, डिसॉल्यूशन नहीं होती है, लेकिन पार्टनरशिप को दोबारा से पुनर्गठन हो जाता है, यानी दोबारा से रिवाइज हम लोग हमारी पार्टनरशिप, दोबारा से एग्रीमेंट, नए एग्रीमेंट अगर सारी चीजें हमारी बनती है। तो इसलिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? म्यूचुअली बेनिफिट ऑफ ओल्ड और न्यू पार्टनर, चाहे नए पार्टनर जुड़े उन सभी के लिए लाभों के लिए मतलब उन सब के लिए जरूरी होता है वो, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, पारस्परिक लाभ के लिए होता है। चलिए तो आप देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन में, आप लोग देखेंगे, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि ये बोल रहा है कि साझेदारों की पूंजी पर देय ब्याज प्रभारित किया जाता है, यानी इंटरेस्ट पेबल ऑन द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स इज चार्ज टू, यानी दोस्तों जब साझेदारों की जो पूंजी होती है, यानी जो पार्टनर्स होते हैं उनके जो कैपिटल पर जो ब्याज प्रभारित किया जाता है उसे हम लोग कहाँ दिखाते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन है। तो आप लोग देख सकते हैं पहला ऑप्शन है इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर आप लोगों का रियलाइजेशन अकाउंट, फिर आप लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैंने इससे पहले आप लोगों को, अभी इससे पहले क्वेश्चन हुए थे उस समय भी बताया था आप लोगों को कि जब पार्टनरशिप फर्म के हम अकाउंट बनाते हैं तो आप लोगों को पता है प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सारी चीजें तो बनती ही बनती हैं। कुछ नए अकाउंट प्रिपेयर हम लोग करते हैं, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, तो यही हम लोगों के अकाउंट बनते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा आप लोगों का लाभ हानि नियोजन खाते में, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। दोस्तों जो भी पार्टनर से रिलेटेड, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो इंटरेस्ट पे करना हो, या चाहे वो ड्राइंग हो, वो सभी अकाउंट्स, वो सभी चीजें हमारी कहाँ आएंगी? वो हमारी जो लाभ हानि नियोजन खाता होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, उसके अंतर्गत हम लोग उसे दिखाते हैं। तो याद रखेंगे आप लोग। बाकी सारी चीजें जो जनरली बिजनेस से रिलेटेड होती है, बिजनेस जो हमारी रेगुलर बेसिस पे सब बिजनेस पे रिलेटेड होती है, वो सब प्रॉफिट एंड लॉस और हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, इन सभी चीजों में आएंगी। लेकिन ये जो सेपरेटली पार्टनर से रिलेटेड जो होगा उसको हम लोग कहाँ दिखाएंगे? उसको हम लोग दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, या फिर कैपिटल अकाउंट, या फिर करंट अकाउंट में। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, वो ये है कि फर्म के लिए साझेदार के आहरण पर ब्याज, यानी फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग एज, यानी दोस्तों आप लोगों को पता है ये चाहे पार्टनरशिप फर्म हो या फिर कोई जनरली कोई बिजनेस हो, तो वहां पर को कोई भी अगर साझेदार हो या फिर कोई ऑनर हो, अगर कोई वो ड्राइंग करता है और उस पर इंटरेस्ट मिलता है फर्म को या बिजनेस को, तो वो उसके लिए हमेशा क्या होती है? इनकम होती है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, किसी साझेदारी संलेख के अभाव में किसी फर्म के लाभ या हानि को बांटते हैं। इन द absence of any partnership agreement, the profit and loss of the firm are divided। तो दोस्तों ये हमने बहुत अच्छे से जाना था, जो पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो उसमें बहुत सी चीजें होती है, अभी हालांकि मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, फिर भी यहाँ पर को याद रखेंगे आप लोग। जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो वहां पर को हम जनरली, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे वो लॉस हो, तो उस केसेस में तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी
लॉस होगा तो भी उसे इक्वली बांटेंगे, और अगर हानि प्रॉफिट होगा तो भी इक्वली करेंगे। अगर सैलरी भी पे नहीं होती है, कोई भी कमीशन पे नहीं होता है, ये सारी चीजें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोगों की परीक्षा में पूछी जा सकती है। तो याद रखेंगे इक्वली होगा। अगर एग्रीमेंट नहीं बना होगा तो चाहे प्रॉफिट हो, लॉस हो, चाहे सैलरी हो, कमीशन हो, ये सारी चीजें क्या होंगी, यहाँ पर कोई प्रॉफिट एंड लॉस तो इक्वल होगा और चीजें इसमें नहीं दी जाएंगी। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, साझेदारी फर्म में लाभ हानि का विभाजन किया जाता है। साझेदारी फर्म में लाभ हानि का विभाजन किया जाता है बराबर पूंजी के अनुपात में, या समझौते के अनुसार, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अभी इससे पहले बोला कि लाभ हानि का विभाजन हम किस आधार पर करेंगे, अगर एग्रीमेंट नहीं बनेगा तो इक्वली करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे सिर्फ लाभ हानि खाते का विभाजन हम लोग किस प्रकार करेंगे। तो याद रखेंगे जब इस प्रकार का कोई पॉइंट आएगा तो आप लोग को क्या करना है, एज पर हमारा जो होगा एग्रीमेंट होगा, यानी जैसा हमारा एग्रीमेंट होगा समझौते के अनुसार हम लोग करेंगे, अदरवाइज समझौता नहीं होगा तो क्या करेंगे, इक्वली करेंगे। तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने, लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है प्रिपेयर किया जाता है, किसके लिए किया जाता है ये बताना है आप लोग को, संचय कोष बनाने के लिए यानी क्रेडिट रिजर्व फंड। फिर अगला पॉइंट है आप लोगों का शुद्ध लाभ निकालने के लिए यानी फाइंड आउट नेट प्रॉफिट। फिर आप लोगों का है नेक्स्ट विभाज्य लाभ निर्धारण के लिए फाइंड आउट डिविजिबल प्रॉफिट, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों इससे पहले हम लोग कई चीजें बना चुके हैं, जो भी आप लोगों को पता है रिजर्व कोष बनाने के लिए हम लोग डिविडेंड इक्वलाइजेशन या फिर सारी चीजें और चीजें होती हैं। शुद्ध लाभ निकालने के लिए यानी फाइंड नेट प्रॉफिट निकालने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस होता है। अब जो है ये स्पेशली हमारा क्या बनता है, जो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा जितना भी हमारा लाभ का निर्धारण करने के लिए, यानी लाभ का निर्धारण करने के लिए भी होता है, लेकिन लाभ का निर्धारण करने के लिए जो प्रॉफिट होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए होता है पार्टनर्स के बीच में। तो आप लोगों ने देखा होगा जो भी प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस होता है वो सभी पार्टनर को, एबीसी जितने भी पार्टनर होते हैं उनके बीच में डिवाइडेड कर दिया जाता है उस प्रॉफिट को। लॉस होगा तो भी और प्रॉफिट होगा तो भी। ये सिर्फ लाभ ही नहीं, जनरली वैसे जब बिजनेस हम लोग चला रहे हैं तो हमें प्रॉफिट ही मान के चलना पड़ेगा, बट अगर लॉस होगा तो लॉस को भी हम लोग बेयर करेंगे, यानी लॉस को भी क्या करेंगे हम लोग, लॉस का भी निर्धारण विभाज्य करने के लिए या डिवाइजेबल करने के लिए या डिवाइड करने के लिए करेंगे। तो याद रखेंगे आप लोग ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोग की स्क्रीन में कि निम्न में से कौन सा लाभ का नियोजन है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी कौन सा एक एप्रोप्रिएशन है प्रॉफिट का ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन, अगला ऑप्शन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर है सैलरी, फिर है रेंट। तो दोस्तों याद रखेंगे एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, जो भी हमारा जब भी नेट प्रॉफिट एंड लॉस आता है उसके बाद हम लोग एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, और एप्रोप्रिएशन बनाने के बाद भी इसके बाद जो भी इनकम्स होती, जो भी हमारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, ये सारी चीजें किसमें आती हैं, एप्रोप्रिएशन के में ही आती हैं। तो एप्रोप्रिएट करते हैं हम लोग पार्टनर्स के बीच में, जितना भी प्रॉफिट होता है वो क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं इसी एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंतर्गत। तो यहाँ पर को राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आप लोग देख सकते हैं पूंजी पर ब्याज यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये आप लोगों का क्या है, ये आप लोगों का एप्रोप्रिएशन पेड है किसका, आप लोगों का जो भी हमारा लाभ होता है, प्रॉफिट होता है उसका। चलिए अब देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, वो ये है जब आहरण का समय ना दिया हो तो आहरण पर ब्याज लगाया जाता है। ये मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाया था, याद होगा आप लोगों को। ये वो कंडीशन है जब कोई पार्टनर क्या करता है, जब कोई पार्टनर फर्म से रेगुलरली पैसे निकालता है, यानी महीने की पहली तारीख को, महीने की मध्य तारीख को और महीने की अंतिम तिथि को। तो तीन कंडीशन होती है, आप लोगों को पता हुआ है। तो यहाँ पर कोई बोल रहा है व्हेन टाइम ऑफ द विड्रॉल आर नॉट मेंशन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज। तो दोस्तों जब इस कंडीशन में ये पॉइंट होता है कि जब समय ना दिया हो तो यहाँ पर को हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर को हमें हमेशा आप लोगों को पता है 6 मंथ के लिए यहाँ पर को हम लोग करते हैं, और यहाँ पर ये एवरेज होता है, और फॉर्मूला भी इसका मैंने आप लोगों को बताया था। ये 3 डेट होती है, जब भी फर्स्ट की हो, याद रखेंगे आप लोग, फिर से बता देता हूँ, जब फर्स्ट की हो और जब मिड में निकाले कोई मंथ के मिड में, और एक जो है लास्ट डेट को निकालें। तो ये 3 कंडीशन है, इन 3 कंडीशन में आप लोग को एक फॉर्मूला फिट करना है, या बीच वाला आप लोग को ऐड रखना है, बस हमेशा याद रखना 6 मंथ, अगर मिड का आएगा 6 मंथ, समय ना दिया गया हो तब भी एवरेज मंथ आप लोगों को, एवरेज मंथ आप लोगों का 6 मंथ है। अगर फर्स्ट मंथ का होगा तो 6.5 कर देना है, 0.5 इसमें ऐड करना है, आप सबको 0.5 ऐड करना है, 0.5 माइनस करना है। तो यहाँ पर को कितना आएगा 0.5, 5.5। तो आप लोग चाहे कभी आप लोगों से फर्स्ट डेट की पूछे तो आप लोगों का 6.5 मंथ लगाना है, और अगर मिड का पूछे या फिर मिड का पूछे या फिर बात करें जब समय ना दिया गया हो तब की पूछे तो आप लोगों को 6 मंथ करना है, या फिर जब आप
ये बोले कि महीने की अंतिम तिथि को निकालें तो 5.5 आप लोगों को कर देना। वैसे फॉर्मूला जनरली इसका क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था, एन जो मिड का होता है वो होता है n/2, ये मिड का याद रखना है। उसके बाद जो फर्स्ट मंथ का होता है वो होता है आप लोगों का n+1/2, ठीक है। और जो आप लोगों का लास्ट मंथ का होता है, लास्ट डेट का होता है, वो आप लोगों का n-1/2, ठीक है। आप लोग इस पे भी निकाल सकते हैं, ठीक। इसमें भी और केसेस होते हैं, देखेंगे अगले आने वाले क्वेश्चनों में आएंगे तो फिर मैं उसको डिस्कस करूंगा, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से ये आप लोगों का रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, जब वर्ष भर निश्चित राशियों का आहरण प्रत्येक महीने की अंतिम तिथि को क्या, देखो आ गया फिर से अंतिम तिथि को किया गया हो तो आहरण की कुल राशि पर ब्याज लगाया जाता है, यानी व्हेन ड्राइंग आर मेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। एवरी मंथ को कर रहे हैं तो सर्टेन अमाउंट द इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेट ऑन टोटल ड्राइंग। तो टोटल ड्राइंग पे हम लोग किस मंथ को एवरेज मान के लगाएंगे। तो अभी मैंने बताया आप लोगों को जब लास्ट मंथ का होगा, तो अभी देखिए मैंने क्या बोला था, लास्ट मंथ के लिए मैंने n-1/2 इसको फॉर्मूला बताया था। तो इसमें क्या करेंगे, जितना भी आप लोग का जो भी महीना होगा, जितनी भी संख्या आप लोगों की दी होगी, उसमें n-1/2 करके हम लोग उसको कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिए भाई, अगर 1 साल के लिए है तो हम लोग क्या करेंगे, 1 साल के लिए फाइनली वर्ष भर के लिए बोल रहे हैं, तो यानी 1 साल के लिए तो हम लोग 12-1 करेंगे अपॉन 2 करेंगे, यानी 11/2 आ जाएगा। 11/2 का मतलब क्या हो जाता है 5.5 या फिर 5/1/2, ठीक है। तो यहाँ पर को आप लोग देखेंगे 5.5 माह के लिए आप लोगों का क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, वो है कि साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार हकदार नहीं होता है। इन द absence of partnership deed, partners are not entitled to receive। तो यानी क्या उसको नहीं मिलेगा, जब जो हमारा एग्रीमेंट है वो नहीं होगा या वो नहीं बनाया होगा। तो भाई सैलरी है, कमीशन है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो ये तीनों चीजें याद रखेंगे, ये तीनों चीजें नहीं मिलती हैं, सॉरी, ये तीनों चीजें जो भी दे रखी हैं आप लोग देख सकते हैं। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है, हालांकि इससे पहले भी क्वेश्चन में हमने डिस्कस कर लिया है, ना तो उसे सैलरी मिलती है, ना कमीशन मिलता है, ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलता है। और हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस भी उनको क्या बेयर करना पड़ता है, इक्वली बेयरिंग करनी पड़ती है। तो ये आप लोग सारे पॉइंट आप लोग के क्लियर हो रहे होंगे और आप लोग को याद भी होंगे, काफी बेसिक्स हैं। और चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, यदि प्रत्येक माह की प्रथम तिथि को समान राशि का आहरण किया जाता है तो आहरण की कुल राशि पर ब्याज की गणना की जाएगी। सेम क्वेश्चन हो गया आप लोगों को दोस्तों। यहाँ पे बोला जा रहा है कि विड्रॉन ऑन द फर्स्ट डेट ऑफ एवरी मंथ क्वार्टरली, लेकिन यहाँ पे क्वार्टरली बोला है, थोड़ा सा याद रखना आप लोग, क्वार्टरली। अब आप लोगों का मामला चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्वार्टरली। द इंटरेस्ट ऑन द टोटल ड्राइंग विल बी कैलकुलेटेड। तो इस समय हम लोग क्या करेंगे, क्वार्टरली का मतलब होता है दोस्तों, यानी अगर हम 12 मंथ, पूरे हमारे साल में कितने मंथ होते हैं 12, अगर हम इस 12 को क्वार्टरली यानी 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्वार्टरली हो जाएगा आप लोगों का, एक क्वार्टर बन जाएगा आप लोगों का कितने मंथ का, 3 मंथ का। तो इस केसेस में आपको क्या करना है, वो जो n होगा उस n में +4 कर देना है, अपॉन 2 कर देना है। ये फर्स्ट डेट का होगा, ठीक है, ये फर्स्ट डेट का होगा। और अगर मिड होगा तो मिड में तो कुछ करना ही नहीं है, n/2 ही करना है। और लेकिन लास्ट डेट में आप लोगों को क्या करना है, लास्ट डेट का ड्राइंग होगा तो ये 4 नहीं होगा, 3 होगा। एक मिनट, अगर देखिए फिर से बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें जब फर्स्ट डेट का निकाले, तो फर्स्ट डेट का निकाले, क्वार्टर हमारा 3 मंथ का बना ना, एक क्वार्टर 3 मंथ का बना, क्योंकि क्वार्टरली बोला है उसने, क्वार्टरली का मतलब होता है 4। अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे उसे तो फिर वो 3 मंथ का हमारा मामला जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखेंगे, अगर फर्स्ट डेट की बात चल रही होगी, इस फर्स्ट डेट की बात चल रही होगी, तो हम क्या करेंगे, n+3 करेंगे अपॉन 2 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर को 12 में अगर हम 3 जोड़ देते हैं तो ये आप लोगों का आ जाएगा कितना, 15/2। और यहाँ पर को तो फर्स्ट डेट का आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट डेट का आंसर आ जाएगा, आप लोग देख सकते हैं, फर्स्ट डेट का अगर आप आंसर निकालेंगे तो फर्स्ट डेट का आंसर आ जाएगा आप लोगों का 15/2। तो ये आ जाएगा आप लोगों का 7.5, ठीक। तो ये प्रथम दिन का, ये प्रथम दिन का इसने पूछा हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी। लेकिन अगर केस आता है कि अंतिम तिथि का निकालेंगे तो आप लोगों को देखो मिड में तो कोई टेंशन ही नहीं है, मिड में तो आप लोगों को n/2 ही करना है, ठीक है। बस चेंज क्या होगा, क्वार्टरली होगा, तो आप लोगों को 3 + 3 माइनस करना है। और अगर मान लेते हैं अगर क्वार्टरली ना देके हाफ ईयरली होगा तो +2 कर देंगे आप लोग, ठीक हो गया। तो याद रखेंगे। तो आप देखिए लास्ट वाला केस, देखिए लास्ट डेट का केस होगा, तो आप लोगों को क्या करना है, n-3 कर देंगे। यहाँ पे ये क्वार्टरली की बात चल रही है, ठीक है, ये कब की बात चल रही है, क्वार्टरली की।
अपॉन 2 कर देंगे। तो यहाँ पर को देखिए 12 में से अगर 9 हमारा 3 माइनस होता है तो 9 अपॉन कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी 4.5 आ जाएगा आप लोगों का लास्ट वाली केस का आंसर। ठीक, अगर ऐसे ही सपोज करें अगर वो हाफ ईयरली बोले तो देखो यहाँ पर आप लोग ये 6 मंथ ये सिर्फ याद करके मत जाइएगा। एक पॉइंट और है यहाँ पर को इस केसेस में, मैंने बोला था आगे वो केस आएगा और वो केस आ गया है यहाँ पे। तो देखो भाई केस यहाँ पर को ये होगा, वो वहां पर को क्या बोलेगा, एवरी क्वार्टरली बोलेगा, यानी वो हर महीने नहीं निकालता है, क्वार्टरली निकालता है। और ऐसा वो कितने बार करेगा, क्वार्टरली वो कितने बार करेगा, 4 टाइम करेगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप लोग इस तरीके से देखेंगे, क्वार्टरली मतलब 4 माह में निकालेगा तो 3 बार होगा। सॉरी, देखिए भाई 12 मंथ है ना, 12 मंथ को अगर हम क्वार्टरली का मतलब है 4 टाइम डिवाइड करेंगे तो यानी एवरी 3 मंथ में वो निकालेगा। तो इसीलिए हम n+3 कर रहे हैं, n-3 कर रहे हैं। ठीक है, अगर हाफ ईयरली कहेगा तो इसी केस में n-2 n+2, ठीक है, n+2 या n-2, लास्ट के केस में n-2। तो इस तरीके से हाफ ईयरली क्वार्टरली यही 3 केसेस आएंगे, आप लोगों को याद कर लीजिएगा। एक जनरली आएगा और एक आप लोगों का इस तरीके से आएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। अगला क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो देखिए भाई अगले क्वेश्चन को अगर हम लोग देखते हैं तो पहला पॉइंट है कि जो है एक ड्रॉ करता है 1000 पर मंथ ऑन द लास्ट डेट ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, यानी लास्ट डेट में विड्रॉ करता है 1000 कौन, ए। अच्छा, फिर बात करते हैं इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर ईयर जो भी होगा आप लोगों का, देन द टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, तो ये बताना है हमें कितना ड्राइंग होगा अगर वो 1000 रुपये प्रति माह अगर निकालता है, और यदि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना है 5% है। तो इस केसेस में हमें क्या करना होता है, याद रखेंगे आप लोग। इस केसेस में हम लोग क्या करेंगे, इस केसेस में हम लोग देखेंगे कि उसने 1000 रुपये प्रति माह निकाल रखा है, तो पहले सबसे पहले तो टोटल उसने कितना पैसा निकाल रखा है ये हमें निकालना पड़ता है। आप देखिए जब वो इसका फॉर्मूला होता है क्या, जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है उसका फॉर्मूला होता है क्या, उसका फॉर्मूला होता है, पहले एक चीज उससे पहले निकालने से पहले आप लोग इस टाइप के क्वेश्चनों को याद रखेंगे कि वो देखिए कब निकाल रखा है उसने, प्रत्येक माह के अंत में निकाल रखा है। तो यानी प्रत्येक माह के अंत में निकाल रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें हमारा फॉर्मूला क्या लगता है, यानी आप लोग को पता है n-1/2, यानी n मतलब क्या, पूरे मंथ कितने हैं, 12 मंथ हैं, यानी 11/2 आ जाएगा, यानी 5.5 का हमारा एवरेज मंथ आएगा। ठीक है। अच्छा, फॉर्मूला होता है क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है आप लोग को पता है टोटल ड्राइंग। ठीक है, लिख लेना आप लोग, और मल्टीप्लाई रेट, ठीक है, और मल्टीप्लाई एवरेज मंथ, ठीक, डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 12। ठीक, इस प्रकार से आप लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल सकते हैं। अब इसी फॉर्मूले पे हम लोग रखेंगे और आंसर निकालेंगे। तो देखिए टोटल ड्राइंग हुई कितनी है उसकी, टोटल ड्राइंग कितनी हुई है, उसने 1000 पर मंथ निकाला, तो पूरे साल में कितना निकालेगा वो, 12,000 रुपये निकालेगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद रेट कितना दे रखा है, 5% का रेट दे रखा है, और एवरेज पीरियड मैंने अभी बताया कि लास्ट मंथ होता है तो कितना आ जाता है, 5.5 आता है। और इस प्रकार हम लोग देखेंगे डिवाइडेड 100 बाई 100 मल्टीप्लाई 12 करेंगे। तो देखिए भाई 12 से 12 तो ये गया, ठीक है, और ये पॉइंट है यहाँ पे, इस पॉइंट को हटाएंगे तो 1 0 यहाँ बढ़ जाएगा, 3 0 से हमारे 3 0 ये कट जाएंगे, तो लगभग आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे 275 आप लोगों का आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार आप लोगों का ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, किसी ठहराव की अनुपस्थिति में साझेदार को पाने का अधिकारी होता है, यानी इन द अब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट पार्टनर्स आर इंटेल टू। तो देखिए भाई यहाँ पे पहला ऑप्शन है सैलरी, पूंजी के अनुपात में लाभ का हिस्सा, प्रॉफिट से शेयर इन कैपिटल रेशियो, ऋण पर अग्रिम ब्याज, ऋण तथा अग्रिम ब्याज पर जो है इंटरेस्ट, ठीक है, ब्याज यानी इंटरेस्ट ऑन लोन इन एडवांसेस, और कमीशन। तो दोस्तों याद रखेंगे, मैंने अभी इससे पहले भी ये क्वेश्चन हो चुका है, तो याद रखेंगे ना तो सैलरी मिलती है ना तो पूंजी के अनुपात में हमें प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि आपको पता है जब एब्सेंस होता है, एग्रीमेंट एब्सेंस होता है, तो उस केसेस में हमें क्या करता है, इक्वली हमें प्रॉफिट बांटना होता है। ठीक हो गया, तो ये भी आप लोगों का नहीं होगा। फिर हम बात करते हैं कमीशन, हमने बात कर ली थी, कमीशन भी नहीं मिलता है अगर हमारा क्या ना बना हो, अगर हमारा एग्रीमेंट नहीं बना होता है तो कमीशन भी हम लोग नहीं करते। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी उसे इंटरेस्ट मिलता है, वो भी कितना परसेंट मिलता है, मैंने बताया था आप लोगों को 6% होता है इस केस में। ठीक हो गया, 6% होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या आंसर हो जाएगा, आप लोग का इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांसेस में। चलिए अगले पॉइंट को देख लेते हैं। अगला पॉइंट है आप लोगों का, परिवर्तनशील पूंजी खाते
को क्रेडिट किया जाता है परिवर्तनशील पूंजी खाते को, यानी फ्लैक्चुएटिंग हम लोग जब कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो उसमें हम लोग क्या क्रेडिट करते हैं, ठीक है। जो भी हमारा कैपिटल अकाउंट होता है पहले याद रखेंगे कैपिटल अकाउंट। अभी मैंने इससे पहले आप लोगों को कैपिटल अकाउंट के बारे में बताया था कि हमारे 2 अकाउंट खुलते हैं, कैपिटल और करंट अकाउंट, और एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, उसके बाद हमारे करंट अकाउंट और ये चीज़ें खुलती हैं। तो याद रखेंगे यहाँ पे हमेशा इसका जो क्रेडिट साइड होगा, ठीक है, जितनी भी इनकम और गेन्स होंगे वो आप लोगों के, जैसे उसे इंटरेस्ट मिला है या फिर उसे सैलरी मिल रही है, कमीशन मिल रहा है, तो वो क्रेडिट साइड होती है, ठीक है। और अगर जितने भी उसने एक्सपेंसेस कर रखे हैं या उसने ड्राइंग कर रखा है तो ड्राइंग पे इंटरेस्ट देना है, तो वो सारी चीज़ें उसे यहाँ देनी पड़ेंगी, यानी उसे डेबिट करेंगे। तो इस केसेस में क्या होगा, यहाँ पर वो बोल रहा है कि परिवर्तनशील पूंजी खाते को क्रेडिट किससे किया जाता है, ये पॉइंट है। सबसे पहले है पूंजी पर ब्याज से, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, और फिर बात करेंगे वर्ष के लाभ से, प्रॉफिट ऑफ द ईयर से, साझेदार के पारिश्रमिक से, रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर से, या इनमें से सभी को, यानी ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों याद रखेंगे ये सारे पॉइंट आप लोगों के क्या है, देखिए यहाँ पे आप लोगों की इंटरेस्ट ऑन जो हमारे कैपिटल है वो भी हमें बढ़ेगा, यानी जो भी चीज़ें पार्टनर को मिलती हैं वो सब क्रेडिट होती हैं, ये याद रखना आप लोगों को। तो यहाँ पर को क्रेडिट होगा। फिर वर्ष के लाभ से, यानी उससे प्रॉफिट होगा, वो भी आप लोगों का क्रेडिट होगा। और पारिश्रमिक ऐसे कोई रेम्यूनरेशन मिल रहा है उसको पार्टनर्स को, या सैलरी भी मिल रही है, तो वो भी क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो इस केसेस में क्या होगा, इस केसेस में ऑल ऑफ दिस हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहां पे बोला गया है कि चलिए इसने बोला है कि साझेदार की पूंजी पर ब्याज, यानी इंटरेस्ट ऑन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये क्या है। पहला ऑप्शन है एक्सपेंसेस, एप्रोप्रिएशन, गेन, और या फिर नॉन ऑफ दिस। तो दोस्तों जो साझेदार की पूंजी पर जो ब्याज देना पड़ता है वो बिजनेस के लिए क्या होता है, एक उसके लिए एक्सपेंसेस होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेस। अगर ड्राइंग पे अगर इंटरेस्ट मिलता है तो वो क्या होगी, इनकम हो जाएगी, जस्ट सपोज इसका पार्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। देखिए ये बोलता है कि कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% फॉर गंभीर, ठीक हो गया। तो यहाँ पे गंभीर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है हमें कैलकुलेट करना है 12% के रेट से। इफ विड्रॉ 2000 वंस एट द बिगनिंग ऑफ द ईच मंथ, यानी जब मंथ के हम लोग पहले में, किसी माह के पहले में हम लोग क्या करते हैं, ड्राइंग करते हैं। तो इस केस में हमें कैसे कैलकुलेशन करेंगे, जो है हमें कैलकुलेट किया जाएगा इंटरेस्ट को। तो देखिए अभी हमने बताया आप लोगों को कि इस केसेस में हम लोग क्या करते हैं, जब सबसे पहले तो हमें यही ध्यान रखना है कि बिगनिंग का है या मंथ मिड का है या फिर लास्ट का है। हमेशा ज़्यादातर फर्स्ट या लास्ट का ही आता है, मिड का तो पूछता ही नहीं है वो, तो आप लोग याद रखेंगे। तो फर्स्ट मंथ में हम लोग क्या बिगनिंग मतलब फर्स्ट मंथ में हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट मंथ में हमें, आप लोगों को पता है क्या है, यहाँ पे पूरे महीने का निकालना है, कोई क्वार्टरली का केस नहीं है। तो हमें क्या करना है, n+2/2 करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस केसेस में हमारा कितना आ जाएगा, लगभग 6.5 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी 12 1 प्लस ये 13, ठीक है, सॉरी देखिए भाई n हमारा कितना हो गया 12 + 1/2, यानी अपॉन 13/2 आएगा। तो ये आ जाएगा 6.6, ठीक, 6.5, ठीक। तो इस केसेस में हम लोग देखेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर हम इसे सॉल्व करें तो देखिए भाई यहाँ पे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको अब हमें वही फॉर्मूला रखना है, टोटल ड्राइंग, ठीक है। इससे पहले फॉर्मूले पे रखेंगे आप लोग, तो टोटल ड्राइंग हम लोग देख लेंगे यहाँ पे, देखिए टोटल ड्राइंग रखेंगे यहाँ पे। कितने निकाले उसने पर मंथ 2000, तो टोटल कितना निकाला होगा उसने निकाला होगा 24,000, ठीक है। फिर अगला हमारा क्या था, हमारा था रेट कितना दे रखा है 12%, ठीक है। और फिर एवरेज मंथ कितना है इसका, एवरेज मंथ अभी हमने निकाला 6.5 क्यों याद आ रहा है। चलिए उसके बाद डिवाइडेड बाय हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे को डिवाइडेड बाय 12 × 100, ठीक। तो देखिए भाई 12 से 12 कैंसिल हो गए यहाँ पे, और ये 2 0 से 2 कैंसिल हो गए। और इस प्रकार से हम लोग देखेंगे, जब मल्टीप्लाई करके देखेंगे इसका आंसर, तो लगभग इसका आंसर लगभग नहीं एग्जैक्ट इसका आंसर क्या आ रहा है 1560 आप लोगों का आंसर आएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने अगला क्वेश्चन है कि साझेदारों के आहरण पर ब्याज, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ द पार्टनर्स, वो क्या होता है ये बताना है। व्यवसाय के लिए हानि है, व्यवसाय के लिए लाभ है, और साझेदारों को लाभ है या फिर बैंक को हानि है, यानी लॉस ऑफ बिजनेस प्रॉफिट टू पार्टनर्स या लॉस टू बैंक।
तो दोस्तों जब साझेदारों की जो हमारे इंटरेस्ट होता है हम लोग पेमेंट करते हैं पार्टनर्स को, ठीक है, ड्राइंग जो इंटरेस्ट होता है, तो साझेदारों के लिए ये क्या होता है, साझेदारों के लिए तो ये एक्सपेंसेस हुआ। क्यों? जब वो ड्राइंग करेंगे तो उन्हें पे करना पड़ेगा इन फ्यूचर में, लेकिन व्यवसाय के लिए क्या होगा, प्रॉफिट होता है। तो यानी देखेंगे हम लोग व्यवसाय के लिए क्या होगा, प्रॉफिट होगा। यानी हम बात करें प्रॉफिट टू बिजनेस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में साझेदार को, यानी इन द अब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड पार्टनर शैल बी, क्या होता है यहाँ पे, तो सबसे पहला ऑप्शन है यानी वेतन दिया जाएगा, यानी बी पेड सैलरीड, वेतन नहीं दिया जाएगा, नॉट बी सैलरीड, ठीक हो गया, नॉट बी पेड सैलरीड। फिर उन्हें वेतन दिया जाएगा जो फर्म के लिए कार्य करते हैं, बी पेड सैलरीज टू दोज हु वर्क फॉर द फर्म, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज किया गया है। आप लोग पॉइंट नंबर सी देखिए, ये बोल रहा है कि उन्हें वेतन दिया जाएगा जो फर्म के लिए कार्य करते हैं, यानी जो बी पेड सैलरी टू दोज हु वर्क फॉर द फर्म। तो यहाँ पे इसको देखिए बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं करनी है। क्यों? कोई काम करें या ना करें, अगर आप लोगों का क्या नहीं बनी है, आप लोगों की पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है ना, तो आप लोगों को किसी को सैलरी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोगों का बी हो जाएगा, यानी नॉट बी पेड सैलरीड। तो यहाँ पर को ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए सैलरी नहीं दी जाएगी चाहे कोई काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, साझेदारों के चालू खाते तब खोले जाते हैं जब उनके पूंजी खाते होते हैं। अभी मैंने एक केस बताया था आप लोगों को, जब हमारा फ्लैक्चुएटिंग, जब हम दो अकाउंट, जब हमारे जो कैपिटल अकाउंट होते हैं दो तरीके से ट्रीट करते हैं फाइनल अकाउंट में। एक तो जब हमारा फिक्स एसेट यानी हम लोग फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाए, या फिर हम फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाए। तो याद रखना जब भी फिक्स कैपिटल अकाउंट बनता है तभी हमारा करंट अकाउंट उसके साथ खुलता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? फिक्स, यानी फ्लैक्चुएटिंग में तो रिक्वायरमेंट ही नहीं होती, क्योंकि जो हमारा कैपिटल अकाउंट होता है वही एज ए काम करता है किसका, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में भी वही पार्टनर्स के बारे में ही बात चल रही होती है, लेकिन वहाँ पर को वो सारी चीज़ें नहीं दिखाई जाती हैं जो बार बार वो ड्राइंग करते हैं। ठीक है, चलिए तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ए भी नहीं होगा इसका, ये सब गलत है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखिए भाई, अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, साझेदार के आहरण पर ब्याज के लिए डेबिट किया जाता है जब क्या कहते हैं, क्या बोल रहा है, द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग इज डेबिटेड, यानी जो ड्राइंग मिलता है ना, जो ड्राइंग होता है उस समय आहरण पर जो इंटरेस्ट होता है उसमें हम किसको डेबिट करेंगे। यहाँ पे देखिए इसकी जनरल एंट्री याद रखेंगे आप लोग, जनरल एंट्री बताए तो फाइनली इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, जो साझेदार के पूंजी खाते को यानी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हम लोग डेबिट करते हैं। तो फिलहाल क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, देखिए होगा क्या, एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू आप लोगों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। तो आप लोग याद रखेंगे इस केसेस में हम लोग इस प्रकार की एंट्री बनाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन होगा आप लोगों का, साझेदार के द्वारा फर्म को दिए गए अग्रिम ब्याज है, यानी इंटरेस्ट ऑन एडवांस गिवन टू द फर्म, तो वो क्या है ये बताना है। वो क्या एक एप्रोप्रिएशन है, क्या वो एक गेन है यानी लाभ है, या एक चार्ज है, प्रभार है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो भाई, हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, यहाँ पे फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। तो याद रखेंगे, देखिए एप्रोप्रिएशन नहीं है, अग्रिम ब्याज है, यानी साझेदार के द्वारा दिया गया है ना, तो ये एक अग्रिम क्या है, एक नहीं, ये आप लोगों का क्या एप्रोप्रिएशन तो है नहीं। एप्रोप्रिएशन क्या होता है, जब फर्म देगी पार्टनर्स को इंटरेस्ट, तो वो एप्रोप्रिएशन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे तो फर्म को मिल रहा है ना, तो यहाँ पे ये क्या है, ये चार्ज भी नहीं है, ये चार्ज है क्या, चार्ज नहीं है। हाँ, किसके लिए चार्ज होगा, साझेदार के लिए चार्ज हो सकता है, लेकिन हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो नहीं होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये एक प्रॉफिट है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, ये बोल रहा है निम्न घटक को प्रभावित करने वाले सिवाय है, यानी जो ख्याति है ना, ख्याति यानी गुडविल, यानी फॉलोइंग आर द फैक्टर्स इफेक्टिंग गुडविल एक्सपेक्ट, तो यानी कौन सा गुडविल को इफेक्ट करने वाला पॉइंट नहीं है इसमें से, ये हमें बताना है। पहला पॉइंट, व्यवसाय की प्रकृति यानी नेचर ऑफ बिजनेस, प्रबंध की कार्यक्षमता एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, तकनीकी ज्ञान टेक्निकल नॉलेज, और ग्राहकों की स्थिति लोकेशन ऑफ द कस्टमर्स। तो दोस्तों आप लोगों को बताना है जो ख्याति होती है या जो गुडविल होती है उसको कौन इसमें प्रभावित
करेगा, इसके सिवा कौन प्रभावित करेगा, यानी किसी एक को छोड़कर कौन प्रभावित करेगा ये बताना है, यानी कौन नहीं प्रभावित कर सकता है। पहला पॉइंट तो क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस, ओके। दूसरा प्रबंधन, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, बिल्कुल करता है भाई, एफिशिएंसी तो बिल्कुल करता है। तकनीकी ज्ञान, ठीक है, देखते हैं इसको अभी। ग्राहकों की स्थिति, तकनीकी ज्ञान, बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे ये तीनों सही आंसर हो जाएंगे। इसका ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा।